ईटीवी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और आज की कार्रवाई जो फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों यानी सिविलियन के मुकदमात चलने चाहिए या नहीं चाहिए, उसके लिए जो कल 9 रुकनी बेंच बनाई गई थी, आज उसमें अदालत में जब इसका आगाज़ हुआ तो बड़े ड्रामाई अंदाज में हुआ। 9 रुकनी बेंच में जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा, जिन्हें 3 माह पहले ही नामज़द कर दिया गया था, वो भी मौजूद थे। यानी 9 रुकनी बेंच में का जब आगाज़ हुआ तो समाअत का आगाज़ हुआ तो फ़ौरन ही जो है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा अंदर दाखिल हुए। उन्होंने रोस्टम के सामने खड़े हुए, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बाकायदा हुक्म दिया कि आप यहाँ आएँ, और फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो फुल बेंच बना है, 9 रुकनी बना है, इससे मैं ख़ुद को अलहदा समझता हूँ। उनका ये भी कहना था कि मैं किसी भी केस का उस वक्त तक मेंबर नहीं बनूंगा, रुकन नहीं बनूंगा, शामिल नहीं होऊंगा, जब तक कि सिविलियन जो उनकी जो कौंसिल है वो उसका फ़ैसला नहीं हो जाता था। समाअत उस वक्त फिर मुलतवी हो गई और उसके फ़ौरन बाद ही फिर चीफ जस्टिस आए और वो अपने साथ 7 अरकान को लेके आए थे। यानी फ़ौजी अदालत में जिन शहरियों के मुकदमात के में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसीद ने जब अलहदा किया तो फिर आपको इल्म है कि फिर बकिया 7 अरकान थे। और उनकी समाअत जारी रहने के बाद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें तफसीलात मुहैया की जाएँ कि इसमें 9 मई के बाद कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। मज़ीद चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफ़सार किया कि 4000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, ख़वातीन भी गिरफ़्तार हैं। अदालत को बताया जाए कि वो सिविलियन और मिलिट्री कस्टडी में कितने लोग हैं। ये इबाहम इसलिए भी है कि कोई मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का कहना है कि कमोबेश 10,000 उनकी पार्टी के अरकान गिरफ़्तार हुए हैं। आज अदालत में जब लतीफ़ खोसा से इस्तफ़सार किया गया तो उन्होंने 3 से 4,000 कारकुनों की गिरफ़्तारी का बताया। हुकूमत का कहना है, निगाह हुकूमत पंजाब का, कि 3,000 कारकुन गिरफ़्तार किए गए, जिनमें से 1200 के करीब रिहा हो चुके हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का कहना है कि उन्होंने ग़ालिबन 1800 के हैं। यानी बेशुमार लोग, लातादाद लोग लापता हैं। जो गिरफ़्तार हैं उनके बारे में भी नहीं मालूम कि इनमें कितनों के केसेस फ़ौजी अदालतों में दिए गए हैं। हमारे साथ इरफान कादर वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी, ख़ास तौर पर कानून, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वो तर्जुमानी करते हैं हुकूमत की। शुक्रिया इरफान कादर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो सबसे पहले सवाल तो ये आ रहा है कि 9 मई को ग़ालिबन अब कोई 40 दिन होने को आ रहे हैं। कोई 33 कह रहा है, कोई 35 कह रहा है, कोई 37 कह रहा है, कोई 74 कह रहा है। शायद इनके केसेस फ़ौजी अदालतों में चले गए हैं। तो ये सॉरी टू से मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि इतने दिन क्यों हो गए? ये बाकायदा इन पे इंसार दहशतगर्दी की अदालत में या और जो अदालतें हैं जो हैं उनमें इनके मुकदमात का बाकायदा आगाज़ क्यों नहीं हुआ? यानी फ़ौजी अदालतों को दे दिए गए तो उसको तो हमें इल्म ही नहीं कि वहाँ किस तरह मुकदमा चल रहा है, कौन वकील है, लेकिन इसका क्या बात है कादिर साहब? नहीं, कोई सवालिया निशान नहीं है। इस वक्त तो जो मामला जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जैसे जैसे किसी का रोल सामने आएगा उसके बाद जब एविडेंस सामने आएगा तो वो कोर्ट मार्शल उसको ट्राई करेगा। नहीं, मैंने कहा कोर्ट मार्शल जो होगा, लेकिन ये तो बताया जाए ना कि ये जो फ़ौजी अदालतें कायम हुई हैं किस ब्रिगेडियर की, किस कर्नल की सदारत में होंगी, कहाँ इनका ट्रायल होगा, और जो पेश किए जाएंगे मुल्ज़मान या मुजरमान या जो मुलव्विस लोग 9 मई के वाक़े में, उनको क्या हुकूमत वकील मुहैया करेगी या उनकी फैमिली मुहैया करेगी? अभी तो हमें तफसीली नहीं पता ना इरफान कादिर साहब कि उन्हें कहाँ रखा गया है। आर्मी एक्ट के तहत जो भी तरीकाकार है वो होगा, किसी और कानून के नीचे नहीं होगा ये। इरफान कादिर साहब, आप ये नहीं समझते, माशाल्लाह आपने क्योंकि एक पूरी तवील ज़िंदगी गुजारी है आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, कि फिर आपका जो जमहूरी सेटअप है, आपकी पार्लियामेंट है, ये क्या नाकाम हो चुकी हैं?
यानी इनका जो प्रोसिक्यूशन है, इस्तगासा है, जो इदारे हैं, जो एजेंसियां हैं, मेरी बात सिविलियन से है, वो यानी 90 दिन में भी कोई ठोस सबूत फराहम नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने फ़ौजी अदालतों के हवाले इन्हें कर दिया। और फ़ौजी अदालतें तो फिर उस तरह दलाइल तो नहीं सुनती जो उस मेजर को या कर्नल को या ब्रिगेडियर को आइन और कानून का सॉरी टू से उस तरह इदराक या आगाही या तालूनी या आइनी हक़ तो नहीं होता कि वो इस तमाम जुज़ियात में जाए। इसका मतलब ये कि डायरेक्ट फिर वो सज़ा ही देता है ना। हाँ, इस सारी चीज का ताल्लुक जो है किसी कामयाबी से या नाकामी से नहीं है, ये तो फोरम की बात है कि चूंकि ये फौज की तनसीबात पे हमला किया गया, फौज की बिल्डिंग्स में घुस गए, वहाँ पे आग लगाई गई, वहाँ पे हुल्लड़बाजी की गई, वहाँ पे लोगों को उकसाया गया और जो लोग आर्मी एक्ट के ताबे हैं उनको डराया धमकाया गया और उनके बारे में जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई और जिस किस्म की ताकत इस्तेमाल की गई, उसके बाद सिवाय इसके कि वो आर्मी एक्ट में ट्राई हो और कोई रास्ता रह ही नहीं जाता। लेकिन अगर इरफान कादिर साहब, अगर मैं सॉरी टू से, आप तो एक अथॉरिटी हैं, बड़े सीनियर सीडेंट हैं, मुझे सवाल करते हुए भी झिझक हो रही है, लेकिन आपके यहाँ जो अदालतों में हमेशा माजी का ज़रूर रेफरेंस दिया जाता है कि फ़लाँ सन में ये केस हुआ, तो पिंडी साजिश केस में तो बरारात फ़ौजी मुलविस थे, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, फैज़ अहमद फैज़ के साथ मेजर जनरल अकबर ख़ान, और वो भी कब्ज़ा करना चाहते थे, गिरफ़्तार करना चाहते थे उस वक्त के वज़ीर आज़म को और कब्ज़े में लेना चाहते थे बाकायदा केस। फिर हैदराबाद साजिश केस मशहूर ज़माना भुट्टो साहब के ज़माने में चला, जिसमें बलोच और पख्तून रहनुमा थे कि उन्होंने फ़ौजी तनसीबात उड़ाई, फ़ौजियों पे हमले किए, पूरी बाकायदा उन्होंने लिखत पढ़त में उसको कबूल किया। लेकिन इन दोनों केसेस को, पिंडी साजिश केस भी और हैदराबाद साजिश केस भी, आप यकीनन मुझसे ज़्यादा जानते हैं, ये जब चले तो इसको सिविलियन यानी हमारे बड़े सीनियर मोस्ट जजेस की निगरानी में ये केसेस चलते थे। इस्तगासा की जानिब से भी बड़े वकील पाए के होते थे, सफाई में भी पोश होते थे, पूरा प्रोसीजर था। वो जेलों में मुकदमे चले लेकिन फिर भी सिविलियन जजेस ही उसकी सदारत करते थे बेंच की। कादिर साहब नहीं, लेकिन आर्मी एक्ट में भी तो लोगों के पहले ट्रायल हो चुके हैं ना, सिविलियंस के, जिन्होंने फौज के साथ इस तरह से गड़बड़ की, उन्होंने उनके ऑलरेडी 29 लोग तकरीबन इसमें सजा याफ्ता हो चुके हैं आर्मी एक्ट के नीचे, सिविलियंस। शुक्रिया इरफान कादिर साहब। मैंने आपसे कहा कि मैंने बड़े सीजन और सीनियर हमारे इरफान कादिर साहब वज़ीर आज़म के माविन हैं बराए आइन और कानून, इससे ज़्यादा अगर मैं सवाल करता तो वो हुज्जत के ज़िम्ने में कहलाता, और जो मैं कतई तौर पर कम से कम इरफान कादिर साहब से किसी भी सीनियर लॉयर से नहीं कर सकता इस पर। लेकिन इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक़ सदर शरीफ शाहीन साहब होंगे। शरीफ शाहीन साहब आज इस जो बेंच जो बैठी थी 7 रुकनी या फिर पहले 9 रुकनी थी, उसके सामने भी पेश हुए। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मुजाहिद एक बार फिर आपके सामने हाजिर है, और जैसे मैंने कहा अपने इब्तदाई प्रोग्राम में कि आज की जो सुप्रीम कोर्ट की पहले 9 रुकनी बेंच की फ़ौजी अदालतों के केसेस की जो शहरियों पे चलाए जाएंगे, उसकी बड़ी ड्रामाई उसका आगाज़ हुआ। यानी जो 9 रुकनी बेंच थी उसमें जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा जिन्हें नामज़द किया गया था वो आए और उन्होंने अपना अलहदगी का ऐलान किया। उनके साथ जैसे तारिक मसूद ने ऐलान किया, और फिर वक्फे के बाद 7 रुकनी बेंच बैठी और उसने ये फ़ैसला सुना। बाद में बहरहाल मैं देख रहा था कि लतीफ़ खोसा साहब, एतज़ाज़ हसन साहब ने बड़े तफसील से बारे में बताया इस केस के हवाले से, और ख़ुद लतीफ़ खोसा साहब ने बताया कि ख़ास उन पर क्या गुजरी, उन्होंने अपनी FIR तक उनकी दर्ज नहीं हुई। उनका कहना था कि जनाब सैकड़ों लोग गिरफ़्तार हैं, लापता हैं, किसी का कुछ नहीं पता चल रहा, और हम इसलिए मजबूरन आए हैं। और उस वक्त का मुकालमा गालिबन चौधरी एतज़ाज़ हसन साहब का काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब उठने लगे तो ये हुआ था, जिसमें चौधरी साहब ने कहा, चौधरी एतज़ाज़ हसन साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा से कि हम ये मसला 25 करोड़ आवाम का है
और मसाइल को घर तक महदूद रखा जाए और बाहर की बात की जाए। इस पर काजी फाजी साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा ये अदालत है, घर नहीं है। बहरहाल आज कार्रवाई इसकी हुई और शोएब शाहीन साहब ख़ुद भी इसमें पेश थे अपने क्लाइंट की तरफ से। शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आपने कहा ये जो इससे पहले कि मैं इस केस की तरफ आऊँ, आपके ख्याल में ये जो कुछ लोग इस पर हैरत का इजहार कर रहे थे कि ये जो हमारे नए चीफ जस्टिस यानी जो सीनियरिटी के एतबार से बहरहाल वो नहीं बनना था, लेकिन 3 माह पहले उसका ऐलान कर दिया गया। हमारे यहाँ तो मैं अभी पिछली बार देख रहा था कि जनरल जो थे नए नामजदगी 48 घंटे तक बड़ा सस्पेंस था। जजों में ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन तो कुछ ज़रा मुख्तलिफ लगा शोएब शाहीन साहब। देखें रिजवी साहब, पहली बात तो यह है कि 3 महीने की जो पहले की नामजदगी है, इसमें कोई पाबंदी या कोई कायदा कानून तो है नहीं भाई। 1 दिन पहले भी कर सकते थे, हफ्ता पहले भी कर सकते थे, 2 हफ्ते पहले भी कर सकते थे। अगर आप पिछले 3-4 सालों के 3-4 चीफ जस्टिस के माजी में देखें तो एक जज चीफ जस्टिस साहब की 15 दिन पहले हुई, एक की 16 दिन पहले हुई, एक की 17 दिन पहले हुई। ये तो मिसालें मौजूद हैं। एक दफ़ा हुआ था जब जस्टिस इफ्तिखार महमूद जज साहब की अपॉइंटमेंट हुई थी, उस वक्त भी एक सीनियरिटी का डिस्प्यूट था एक जज साहब के साथ जो उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी थी। बहरहाल उस वक्त फिर 1 महीने के करीब पहले उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी थी। लेकिन यहाँ देखिए आइन में दर्ज है, उस पुराने ज़माने में तो 18th अमेंडमेंट से पहले आइन में इस तरह का दर्ज नहीं था। एक ट्रेडिशन थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। लेकिन ये तो बाद में आइन में तब्दीली कर दी गई। अब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट हो, चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज ने ही बनना है और वो ये आइन का तकाजा है। इसके अलावा तो उसमें कोई तब्दीली शोएब साहब ये भी तो है ना कि चले शाहिद साहब, ये बात तो मैं तस्लीम कर लेता हूँ कि जो आपने वजह तौर पर दुरुस्त फरमाया, लेकिन जो जिस तरीके रजिस्टर साहब ग़ालिबन कल रात कॉन्फ्रेंस बनी थी जिसमें बताया गया था, वो एक तहरीरी तौर पर भी बता सकते थे कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन वो क्यों बेंच के अंदर आए वहाँ बाकायदा उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बुलाया, उसे उनके सामने कहा कि जनाब मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, और ख़ासी तवील तकरीर करी कि जब तक जो एक प्रोसेसिंग का जो बिल चल रहा है जजों के हवाले से उसका फ़ैसला नहीं आ जाता, उस तक मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो आपके लिए ये उनका इस तरह, यानी मैंने कहा ना कि रात को लिस्ट आई थी, कुछ 11:30 या 12 बजे ग़ालिबन आगाज़ हुआ, इस तरह सामने आकर ये इस तरह का स्टेटमेंट देना अपने बड़े लपे तपे अल्फाज में सरप्राइज़ था आपके लिए, और पूरे जहाँ जो पूरे या मुझे लगा कि सख्ता छा गया था ये सुनकर। नहीं, हम कोई भी इवन हमारे में से साथियों में से कोई भी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह होगा। हम तो बड़े खुश हुए कि अच्छा है कि सारे सीनियर मोस्ट जजेस, बल्कि 6-7 चीफ जस्टिस फ्यूचर के बैठे हुए हैं। एक चीफ जस्टिस है, एक डेजिग्नेट चीफ जस्टिस है, उसके साथ जस्टिस इजाजुल हसन जो आगे चीफ जस्टिस बनेंगे, उसके इनके बाद फिर जस्टिस मंसूर शाह वो भी चीफ जस्टिस बनेंगे, जस्टिस याया अफरीदी वो चीफ जस्टिस बनेंगे, जस्टिस मुनीब साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा चीफ जस्टिस बनेंगी। हमने कहा ये सारे बड़े सीनियर मोस्ट जजेस हैं, और जस्टिस मज़ार अकबर नकवी साहब मौजूद थे और बाकी जज साहबान। तो हमने समझा कि ये बड़ा अच्छा होगा कि हर जज अपना इनपुट देगा, इट विल बी ए वेरी गुड थिंग। हम तो बड़े खुश थे क्योंकि ये लोगों के बुनियादी हुकूक का मामला है और क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इसमें इन्वॉल्व है। तो मेरा ख्याल है कि फिर ये अनएक्सपेक्टेड सा था और अनप्रेसिडेंटेड भी था, लेकिन उन्होंने उसकी खुद वजाहत भी फरमाई। उन्होंने कहा कि चूँकि मुझे ज़ाहिर जवाब तो हम दे नहीं सकते, हम जज साहबान, मैंने ये सारा बैकग्राउंड और सारी बातें करनी थी और उर्दू में भी की उन्होंने सारी बातें, इसलिए कि ताकि सहाफ़ी भी सुने, पब्लिक भी सुने। देखिए शोएब शाहीन साहब, इससे पहले भी एक कंट्रोवर्सी रही है कि 5 रुकनी बेंच, 7 रुकनी बेंच, 3 रुकनी बेंच फैसले आए तो पार्लियामान ने बाकायदा यूनानिमसली जो उस वक्त, यानी यूनानिमसली क्या, क्योंकि सिर्फ हुकूमती के अरकान थे, ये पास किया कि 5 रुकनी बेंच हो या 7 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट हो। बाकायदा वो कहते हैं कि ये सवाबदीद पर पार्लियामेंट की जो कमेटी है उसकी है कि बेंच कितने पर हो, चैलेंज किया गया। इसी तरह अब अगर 9 रुकनी नहीं 7 रुकनी बेंच जो फैसला देगी उस पर भी सवाल उठाएगा पार्लियामान की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, और पहले पे उठ भी चुका है।
देखिए, पहली बात तो यह है कि उस वक्त भी बदनीयती थी पार्लिमान के लोगों की। उस वक्त भी ये जो मुख्तदर तबके और हल्के हैं उनका भी बदनीयती पे बुनियाद पे पॉइंट ऑफ व्यू था। मकसद सिर्फ तकसीम पैदा करना था। मकसद ये भी था कि किसी तरह जजेस को मलाइन किया जाए और जजमेंट्स को तस्लीम ना किया जाए और उनको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। मैंने तो कई दफ़ा मतलब एक हुकूमती वज़रा भी मेरे साथ किसी प्रोग्राम में आए और हुकूमती लोग भी। मैंने कहा जी, अगर फुल कोड बना के भी वो कह दें कि आप इलेक्शन कराएं, आप कराएंगे नहीं जी, हम तो फिर भी तैयार नहीं है। तो बात यह है कि उनका मकसद तो इलेक्शन तो कराना नहीं था, उन्होंने तो तकसीम करना था या कोई जस्टिफिकेशन ढूंढनी थी कि जी 5/4 है या 6/7/3 है या जो भी है। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की बातें की, लेकिन मकसद ये है कि देखिए, आप 7 रुकनी बेंच है और उसके अंदर 9 रुकनी था, 2 जज साहबान ने रिक्यूज कर लिया। अब 7 रुकनी बेंच है। अब ये जो भी फैसला करेगा, क्योंकि इसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब, जस्टिस याया अफरीदी साहब, मुनीब साहब, आयशा मलिक साहबा और सब ने कंसेंट दी है। मज़ार अकबर नकवी ने छुट्टियां भी उन्होंने अपनी एक लिहाज से वो नहीं कर रहे, और वो जज साहबान जो बैठे हुए हैं उन सब ने कहा है कि हम इस केस को सुनेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि अभी चंद दिन पहले हमारे मोहतरम इरफान कादिर साहब जो अटॉर्नी जनरल होते थे, मामले खुसूसी हैं, उन्होंने तो बाकायदा जजों को कहा कि अपना कंडक्ट दुरुस्त करें, अपना हाउस दुरुस्त करें। और मैं उससे ज़्यादा क्या कहूँ शाहीन साहब? देखें, मैं बताऊं बरेलवी साहब, इरफान कादिर साहब को तो शायद इसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए रखा गया है और मुझे नहीं पता उनका पोर्टफोलियो क्या है, क्योंकि 87 मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स में से 45 तो वो हैं जिनका कोई और पोर्टफोलियो नहीं है। वो हमेशा हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन कंटेम्पचुअस बात करते हैं, उससे सिवाय तौहीन अदालत की और कोई बात नहीं करते। ये तो अदालत की एक कमज़ोरी है कि अगर कोई बात करे उसको तो एक सिर्फ इस बात पे जनाब उसने कहा हम लीगल एक्शन लेंगे, उसको तो उठा करके कंटेम्प्ट नोटिस दे दिया और हमने माफ़ी मांग के जान छुड़ाई थी। लेकिन अगर ऐसे अशखास जो इतना अदालत के ऊपर गरजते बरसते हैं और किनकी आशीर्वाद से वो ये करते हैं, और अदालत अगर उनको कंटेम्प्ट नोटिस नहीं देती, तो ये अदलिया की अपनी कमज़ोरी है। हम तो समझते हैं कि अदलिया, देखें, आप जजमेंट के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, आपका हक है, और तनकीद पॉजिटिव सेंस में करें। अगर कोई गलती है उसको पॉइंट आउट करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप तौहीन अदालत करें, तज़हीक करें, स्कैंडलाइज करें और जज साहबान को डराने और धमकाने की बातें करें। और ऐसी बातों से किसी लिहाज से कोई भी सिविलाइज कौमें कोई अच्छा तासुर नहीं देती। नहीं, अब मैं वो चलें, ये सब बातें अगर हम अलहदा रखें, बुनियादी सवाल ये है जो इस वक्त बेंच जिसके लिए बैठी है कि मिलिट्री कोर्ट्स क्या सिविलियन यानी आम शहरियों पर मुकदमे चलाने की मजाज हैं? ऑलरेडी उन्हें तो हवाले कर दिया गया है, बल्कि हमें स्टेटस भी नहीं पता कि वो हैं कहाँ रखा गया है। उनकी फैमिलीज़ ने, कोई वकील उनका कोई केस चला रहा है उनकी जानिब से या नहीं? अगर आपको कुछ हो तो ज़रा हमें इसमें मुझे जी बताएं। देखिए, आज भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जी रिपोर्ट दें कि किन किन के केसेस हैं, कितने लोग हैं आपके पास, क्या पोजीशन है। ये तो अभी तक ना किसी वकील को पता है, ना उनकी फैमिलीज को पता है, ना ये पता है कि वो इस वक्त कहाँ हैं। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और जब तक उनका पता ही नहीं है उनका ट्रायल कैसे होगा, क्या होगा, क्या क्या कन्फेशनल स्टेटमेंट उन्होंने अंडर कस्टडी ले रखी हैं, तो इसी तरह यही तो आइन का कत्ल हो रहा है, यही तो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। यही तो वो बातें हैं जिसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और हमने उनको बताया है कि पाकिस्तान में आइन के होते हुए अगर आप ये सरजमीन पाकिस्तान बेआइन हो चुकी है, अगर आइन मुअत्तल नहीं है, बुनियादी इंसानी हुकूक मौजूद हैं, उसके बावजूद जो कुछ हो रहा है, रियासती इदारे जो कुछ कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये तो रियासती इदारे तो बांदी बन के हुकूमत के सामने खड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या तस्वुर करें। लेकिन शाहीन साहब, लेकिन ये भी तो हकीकत है ना कि जो मिलिट्री कोर्ट में मुकदमात तो तहरीक इंसाफ के दौर में भी चले। बाकायदा आज एक बड़े अखबार ने ISPR के हवाले से वो तफसील भी दी है कि इनमें से इतनों को सज़ाए मौत हुई, इनको कैद मशक्क़त हुई, इनको इतनी सज़ाएँ दी गई। तो वो कहते हैं कि जी जब अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई शहरी हमला करेगा, उस पर बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर उसकी तज़हीक करेगा, तो उसका मुकदमा तो फ़ौजी अदालतों में ही चलेगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बात
माजी में 2 फैसले आए थे, महरम अली केस और लियाकत हुसैन केस। उस फैसलों में भी कहा गया था कि पैरेलल मिलिट्री सिस्टम नहीं बनाया जा सकता। दूसरा फैसला आया था, तीसरा फैसला आप कहें, जो सबसे पहले बल्कि FB अली वाला केस भी फैसला भी आया था। फिर आखिरी फैसला आया था ये जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का, जिसके अंदर 17 के 17 जज साहबान बैठे थे और उस वक्त आइन में तरमीम की गई थी और उसमें ये लिखा गया था कि किसी पॉलिटिकल वर्कर को भी उसमें ट्राई नहीं किया जा सकता। और उसमें चूंकि आइन में तरमीम की गई थी, उस वक्त सनसेट क्लास थी कि 2 साल के लिए है। फिर वो ट्रायल अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, 2 साल के लिए 23वीं तरमीम के जरिए उसको एक्सटेंड किया गया था। वो आइन की तरमीम थी, उसको चैलेंज किया गया और उसमें से 17 में से 11 जज साहबान ने उसको जायज़ करार दिया, क्योंकि उसमें एक तो आइन में तरमीम थी, उन्होंने कहा कि हम आइनी तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकते, और दूसरा उन्होंने उसमें कहा था क्योंकि इसमें सनसेट क्लास है, 2 साल बाद सब्सिक्वेंटली 2 साल और इसके अंदर खुद बहुत ये ख़त्म हो जानी है, तो इसलिए इसको चलने दिया गया। और 6 जज साहबान ने उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया था कि नहीं, ये आइन में तरमीम के बावजूद ही गैर आइनी इक़दाम होगा, हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, जिसमें काजी फाइसा साहब और जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब और बाकी जज साहबान शामिल। ठीक है, हमारे साथ साबिका सदर इस्लामाबाद बार के सदर कह रहे थे, और आपको इल्म है कि 7 रुकनी बेंच अब उस केस की समाअत कर रही है जो 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तों में, जिसमें एक साबिक चीफ जस्टिस ख्वाजा ने भी दरख्वास्त दी है कि इस मिलिट्री कोर्ट्स को चलाने का हक़ नहीं है शहरियों पर मुकदमात का। ब्रेक के बाद आते हैं तो जनाब, अभी जो परसों जो एक कमेटी बनाई गई, सिविलियन मिलिट्री ने मिलकर कमेटियां बनाई, उसमें जो बड़े बड़े इक़दामात किए गए हैं, क्या इन इक़दामात के ज़रिए माशी बहाली हो सकेगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद है। एक लिहाज से खुशाइन बात है कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने इस बात का फ़ैसला किया कि जब तक पर वो एक पेज पर आकर कोई ऐसी हिकमत अमली इख्तियार नहीं करेंगे जिससे माशी बदहाली को कम किया जा सके। तो बहरहाल आर्मी चीफ भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, 4 सूबों के वज़राए आला भी मौजूद थे। एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में आया और इसमें यही कहा गया कि हम मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। हमारा शाहिद अली हबीब साहब हैं, CEO आरिफ हबीब ग्रुप के। शुक्रिया शाहिद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक ही लाइन में, मिसरे में सवाल करूँगा कि सामान 100 बरस के हैं, पल की खबर नहीं। शाहिद साहब। जी मुजाहिद साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें मेरा व्यू ये है कि देखें, इसका जो मकसद है वो तो जाहिर है, जो भी पॉलिटिकल सेटअप आ जाए वो ये मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में ही है ना, कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट करें और हम अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को सहूलत फराहम करें इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसमें अगर आर्मी जो है वो लीड ले रही है, तो एक तो आर्मी अपने लीड लेने की वजह से वो बता रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि ये पॉलिटिकल सेटअप अगर चेंज भी होगा तो भी ये कंटिन्यूटी रहेगी, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि मैंने तो नहीं देखा कि कोई भी पॉलिटिकल सेटअप जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए उसकी मार्केटिंग को अवॉइड करेगा। मेरे ख्याल से हर किसी का मकसद ये होता है कि मुल्क में फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट हो, उसके लिए जो फैसिलिटेशन फराहम कर करनी चाहिए। और हमारे मुल्क में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और जिन सेक्टर की इन्होंने बात करी है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की बात करी है, IT की बात करी है, और जो है वो माइनिंग की बात करी है, इन तीनों शोबों में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। और जिन कंट्रीज़ को और जिन रीजन को हम मार्केटिंग करना चाहते हैं, उनके भी इंटरेस्ट में है कि अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए वो हमारे यहाँ वो इन्वेस्टमेंट करें। और शाहिद साहब, आपकी बातें दुरुस्त हैं। आपने एग्रीकल्चर की, सियासत में तो मुआवजे होते हैं, लेकिन मईशत में तो सॉरी टू से मुआवजे नहीं होते। उसमें तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। शाहिद साहब।
नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारी मसला जो है हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का और एग्जीक्यूशन का ही है। हमारे यहाँ प्लान्स तो बनते रहते हैं और प्लान्स ज़्यादा बनते हैं डेफिनेटली। ये सब लोग मिल के बैठते हैं उस वक्त जब हमारे ऊपर कोई ना कोई अजाब आया हुआ होता है। और आजकल जो है हमारे यहाँ चूंकि हमें रीपेमेंट्स करनी है, हमारे डॉलर रिजर्व्स बड़े कम हो गए हैं, तो सब लोग जो है ये मिल के बैठे हुए हैं और प्लान कर रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद तो करनी चाहिए कि प्लान अगर कर रहे हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो जल्दी से हो और उसमें हम अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को किसी न किसी तरीके से अट्रैक्ट करें। देखिए मुजाहिद भाई, हमारे मसले हैं ना इतने कोई ज्यादा नहीं है जितना हमने अपने ऊपर सर पे डाला हुआ है। हमारे क्या मतलब हमारी अगर आपको मैं देखूं कि हमारी दिसंबर तक की हमारी पेमेंट जो है वो अगर हमें 7-8 बिलियन डॉलर्स की करनी है तो हमारी 3 बिलियन और 1 बिलियन डॉलर तो सऊदीया की और चाइना की है। तो इसका मतलब है वो तो रोल ओवर होना ही है, उसको तो हम 2 साल से रोल ओवर कर रहे हैं। तो अगर हमारी 4-4.5 बिलियन डॉलर की हमारी रिक्वायरमेंट है, वो भी मल्टीलेटरल की है और कमर्शियल की है, तो उसमें इतनी कोई बड़ी अगर नहीं, हमारे लेकिन पास शाहिद साहब अभी तो मुश्किल ये है कि आ तो नहीं रहा है, अभी तो जा रहा है, यानी से गैर मुल्की इन्वेस्टर निकल रहा है, तरसील ज़र नहीं आ रहा है, अभी तो पहिया उल्टी या नहीं चल रहा है। अभी तो पहले इसे रोके ना, फिर आगे आप कुछ करेंगे ना। देखें ये बात, देखें 112 बिलियन डॉलर की जो बात करी वो तो जाहिर है मैं नहीं उसको मानता कि इतनी बड़ी जो है वो ये तो जाहिर है आपको प्लान तो बड़ा ही करना चाहिए। अगर आपका जैसे मैं कहूँगा कि 1-2 बिलियन डॉलर की भी कोई इन्वेस्टमेंट आ गई तो हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होगी वो इन सेक्टर्स में। जहाँ तक आपने 2-3 कंपनीज की बात करी, जो टोयोटा की या इंडस की बात करी, ऐसी कोई चीज़ जो है वो ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बिल्कुल यहाँ पे हैं और यहाँ रहेंगे और उनसे मेरी डिस्कशन भी हुई है और वो इसमें कोई जो है वो सच्चाई नहीं है कि टोयोटा जा रहा है। नंबर 1 बात। शेल की बात आपने बिल्कुल करी, उसका अनाउंसमेंट हुआ है, वो उन्होंने वो बहुत सारी कंट्रीज से निकल रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि बहुत सारे मुल्कों से निकल रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो सोच रही हैं बिकॉज उनको डिविडेंड की पेमेंट्स नहीं मिल रही, उनके डॉलर जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो उनकी रिपेटेबिलिटी का इशू आ रहा है। लेकिन ये मुजाहिद भाई ये हर जगह जब शाहिद साहब, मैं ये अब खैर मैं मुसद्दक मलिक साहब की बात नहीं करूँगा कि 112 बिलियन डॉलर की आएगी। मैं आखिर में सिर्फ ये आपसे मालूम कर देता हूँ, आखिरी सवाल है मेरा, कि बहरहाल आपको इल्म है कि जब तक मुल्क में सियासी अदम इस्तेकामी रहेगा उस वक्त तक उससे बराह मुल्क की मीशत मुतासर होती है ना। तो बहरहाल स्टेक होल्डर क्या कर रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा ना। मुजाहिद भाई उसमें है ना फिर अभी जो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब करने की कोशिश करेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और इसमें हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो आपको भी पता है मुझसे ज़्यादा, बल्कि हम आपसे सीखते हैं इन सब मामलात में कि ये मुल्क को चलाने वाले लोग जो हैं वो इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और वो गारंटी ले रहे हैं इस चीज़ की। और वो जिसको हर कोई जिसको देखता है, जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है वो उसमें हैं। और वो अगर हैं तो इसका मतलब है कि एक जो है वो इन्वेस्टर को एक जिस तरह, क्योंकि हम भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन जब करते हैं ना, हमारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्रुप भी जब करती है, कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे इन्वेस्टर को जो है ना वो कॉन्फिडेंस मिले कि जो यहाँ पे मेन स्टेक होल्डर हैं वो अग्रीड हैं, वो पॉलिटिकली, अगर पॉलिटिकल हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल मसले चल ही रहे होते हैं। हमारे पिछले 5 साल में आपने देखा कितने एडवेंचर्स हुए हैं, ठीक है ना, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ये नहीं होना चाहिए और हम उसकी तरफ, हमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अभी मुजाहिद भाई अभी 1.5-2 महीने ही इलेक्शन को बाकी हैं, इलेक्शन के बाद नया सेटअप आएगा। जैसे ही हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो ज़ाहिर है इंटरिम सेटअप आएगा और फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नई जब गवर्नमेंट आएगी और जो नई गवर्नमेंट को इसी
को आगे मूव करने के लिए आर्मी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि हम इसको ओनरशिप वो ले रहे हैं। तो जो भी वो आएगा, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई हम बिल्कुल ही यू टर्न कर रहे हैं, हम तो सहूलत ही फराहम करने की बात कर रहे हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उसको उसके जो भी इश्यूज हैं उसको हल करने की बात हो रही है। तो ये तो मुझे लगता है इसको हर किसी को बहुत ही पॉजिटिवली देखना चाहिए और इसकी विश करनी चाहिए कि इसकी एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से हो जाए। और इसमें प्राइवेट सेक्टर को लाने की ज़रूरत है कि प्राइवेट सेक्टर से इनको एक गाइडेंस मिले कि क्या क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स के इश्यूज होते हैं उसको वो एड्रेस किए जाएँ। शुक्रिया शाहिद रवीर साहब। और मैं यही कहूँगा, जिस तरह आप इन्वेस्टर है शजर से, इसमें क्या हर्ज बात है, उम्मीद है बाहर रखने की। मुजाहिद बरेलवी को GTV से इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।